प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं सीके हिंदी वर्ल्ड। पिछली कक्षा में हम देख चुके थे कि पद्मावत पर बातचीत करते हुए हमने देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 10 महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 10 महत्वपूर्ण कथनों पर हमने बातचीत की थी, जो उन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य के विषय में की थी। आज हम भाग 3 के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और भी अन्य महत्वपूर्ण कथनों पर बातचीत करेंगे, जो उन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हम पद्मावत के किन किन बिंदुओं पर बातचीत कर चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसके सबसे पहले वाली कक्षा में हमने पद्मावत का सारांश देखा था। इसका सारांश हमने देखा था। उसके बाद सारांश के अंतर्गत हमने देखा था कि इसके महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं और उसका घटनाक्रम किस प्रकार से घटित होता है। इसके महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से हैं और इसका घटनाक्रम कैसे घटित होता है। दूसरी कक्षा में हमने देखा था पद्मावत के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 10 महत्वपूर्ण कथन कहे हैं, वो कौन कौन सी बातें उन्होंने की हैं, इस बारे में हमने बातचीत। आज हम पद्मावत भाग 3 के अंतर्गत इस बारे में बातचीत करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन 10 कथनों के अतिरिक्त और कौन से महत्वपूर्ण कथन कहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछली कक्षाओं में परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और जिनके आगे आने की भी संभावना है। इन कथनों के माध्यम से आप रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति को भी समझ पाएंगे। इन कथनों के माध्यम से आप रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति को भी समझ पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पद्मावत की जो मुख्य विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में भी आप ठीक से समझ पाएंगे कि पद्मावत की क्या क्या विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में समझने से भी उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में आप जान पाएंगे। जो नागमती का वियोग वर्णन सिलेबस में लगा हुआ है, नागमती का वियोग वर्णन जो सिलेबस में लगा हुआ है, उसके बारे में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अपनी टिप्पणी करते हैं, तो उससे आप वियोग वर्णन को भी ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा आज की कक्षा में। हमारा जो महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वो कथन कहे हैं, वो कौन से 10 कथनों के बाद हम 11वें कथन पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा हुआ है, हमने लिखा है कि जैसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंभीरता के बीच में जीवन के और अंगों के साथ भी उस प्रेम के संपर्क का कुछ स्वरूप दिखाते गए हैं, इससे उसकी प्रेम गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। उसमें भावात्मक और व्यवहारात्मक दोनों शैलियों का मेल है, पर है वह प्रेम गाथा ही, पूर्ण जीवन गाथा नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पद्मावत को प्रेम गाथा ही मान रहे हैं, पूर्ण जीवन गाथा नहीं मान रहे हैं। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ग्रंथ का पूर्वार्ध आधे से अधिक, ग्रंथ का पूर्वार्ध मतलब जो आधे से अधिक भाग है, जो ग्रंथ का आधा से अधिक भाग है, जिसको पूर्वार्ध कहते हैं, वो प्रेम मार्ग के विवरण से ही भरा हुआ है। उत्तरार्ध में जीवन के और अंगों का सन्निवेश मिलता है, पर वे पूर्णतया परिपुष्ट नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार जो पद्मावत के जो 2 भाग हैं, उनमें से एक भाग है पूर्वार्ध और दूसरा भाग है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध की कथा कल्पित मानते हैं, उत्तरार्ध की कथा ऐतिहासिक मानते हैं। और शुक्ल जी ये कहते हैं कि पूर्वार्ध में तो प्रेम मार्ग के विवरण ही भरे पड़े हुए हैं और उत्तरार्ध में जीवन के और अंगों का सन्निवेश तो मिलता है, परंतु वो भी पूर्णतया परिपुष्ट नहीं है, पूरी तरह से परिपुष्ट नहीं है, वैसे जैसे रामचरितमानस में परिपुष्ट मिलता है। दाम्पत्य प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य की और वृत्तियां, जिनका कुछ विस्तार के साथ समावेश है, वे है यात्रा, युद्ध, सपत्नी कला, मातृ स्नेह, स्वामी भक्त, वीरता, छल और सतीत्व है। पर इनके होते हुए भी पद्मावत को हम श्रृंगार रस प्रधान काव्य ही कह सकते हैं। रामचरित के समान, रामचरितमानस के समान मनुष्य जीवन की भिन्न भिन्न बहुत सी परिस्थितियों और संबंधों का इसमें समन्वय नहीं है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जब भी बात करते हैं जैसे कि पद्मावत की, उनकी निगाह में, उनके ध्यान में बराबर रामचरितमानस भरा हुआ है। वो प्रबंध काव्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को मानते हैं। इसलिए जब भी किसी महाकाव्य या प्रबंध का महाकाव्य की चर्चा करते हैं, तो वो उसमें देखते हैं कि उन गुणों का समावेश इसमें है कि नहीं, इसीलिए वो
जायसी के पद्मावत की चर्चा करते समय पद्मावत के बाद लिखे गए 1574 ईस्वी में लिखे गए रामचरितमानस की चर्चा बार बार करते हैं और वो ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि जिस प्रकार की परिपूर्णता रामचरितमानस में है, वो परिपूर्णता जायसी के पद्मावत में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और उसका आधा भाग तो जो उसका पूर्वार्ध है, पहला आधा भाग जो है पद्मावत का, वो तो पूरी तरह से प्रेम मार्ग के विवरणों से भरा पड़ा है, लेकिन उसके बाद जो उत्तरार्ध में जीवन के और अंगों का समावेश मिलता तो है, लेकिन वो भी परिपुष्ट नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी यह दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कथन रामचंद्र शुक्ल का है। तो आगे हम देखते हैं दूसरा कथन कौन सा है। इसी नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत वह प्रसिद्ध 12 मासा है, जिसमें वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्म स्पर्शी माधुर्य अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा का अत्यंत स्निग्ध सरल मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। कहाँ पर देखने योग्य है? नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत ही ये सब चीजें देखने योग्य है। क्या क्या है? प्रसिद्ध 12 मासा है। 12 मासा हमने पिछली क्लास में बताया था कि नागमती के विरह वर्णन में नागमती वियोग खंड है, जो पद्मावत का कौन सा खंड है? 30वां खंड है। इस खंड में जो 12 मासा की शुरुआत होती है वो किस महीने से होती है? आषाढ़ महीने से होती है। ठीक है, आषाढ़ महीने से 12 मासा की शुरुआत होती है। ऐसी कौन सी रचना है जिसमें 12 मासा की शुरुआत कार्तिक महीने से होती है? यह प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यद्यपि मैंने बता रखा है कि भी मैं आपके लिए यह प्रश्न छोड़ रहा हूँ। ऐसी कौन सी रचना है जिसमें 12 मासा की शुरुआत कार्तिक महीने से होती है? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत प्रसिद्ध 12 मासा है, और जिसमें क्या क्या दिखाई देता है? वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप दिखाई देता है, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्म स्पर्शी माधुर्य अपने चारों ओर की प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुसार भाषा का अत्यंत स्निग्ध सरल मृदुल और अकृत्रिम प्रवाह देखने योग्य है। ये सब कहाँ है? नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत। नागमती वियोग खंड 30वां खंड। 29वां खंड कौन सा है? कमेंट में लिखिए 29वां खंड कौन सा है? मैंने बता रखा है। आगे देखते हैं अगला कथन कौन सा है रामचंद्र शुक्ल का। अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है। लिखते हैं कि अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है। रानी जो नागमती है तो रतन सेन की पत्नी रानी है, परंतु जब वो विरही की अवस्था में होती है, विरहणी की अवस्था में, तो वो अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और सामान्य स्त्री बन जाती है और अपने को केवल साधारण स्त्री के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक व्यक्ति के बल पर उसके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप में स्पर्श करते हैं। यदि कनक पर्यंक हो, मतलब सोने की जो है पलंग हो, मखमली सेज हो, रत्न जटित अलंकार हो, संगमरमर के महल, खसराने इत्यादि की बातें होती तो ये जनता की एक बड़े भाग के अनुभव से कुछ दूर की होती। जायसी ने स्त्री जाति की या कम से कम हिंदू व्यक्ति मात्र की सामान्य स्थिति के भीतर ये प्रलम्ब श्रृंगार के अत्यंत समुज्वल रूप का विकास दिखाया है। यह बात कॉन्सेप्ट को समझने की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और यह कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा है। तो लेकिन एक बात जो शुक्ल जी कह रहे हैं और ये बहुत प्रशंसा करने के दृष्टि से कह रहे हैं कि जायसी ने जो नागमती का वियोग वर्णन किया है उसमें जो नागमती है वो रानी के रूप में सामने नहीं आती है, बल्कि एक सामान्य विरहणी स्त्री के रूप में सामने आती है जिसका पति परदेश चला गया हुआ है। और उसमें दिखाते हैं कि नागमती तो रानी है, परंतु फिर भी उनका पलंग सोने का नहीं है, उनका सेज मखमली नहीं है, रत्न जटित आभूषण नहीं है, संगमरमर का महल नहीं है। मतलब जो भी उस तरह का पूरे के पूरे वर्णन में दिखाया गया है वो एक सामान्य स्त्री की क्रिया के रूप में दिखाया गया है। सामान्य स्त्री की गृहस्थी का वर्णन इसमें दिखाया गया है। ठीक है, हम देखते हैं कि आगे रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं। नागमती के वियोग वर्णन की प्रशंसा करते हुए वो फिर कह रहे हैं कि यह आशिक मासूफों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके बारे में कहा है? आशिक मासूफों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, नागमती के वियोग वर्णन के बारे में कहा हुआ है। नागमती के
वियोग वर्णन के बारे में यह बात उन्होंने कही है। ठीक है, नागमती के वियोग वर्णन, यह आशिक मासूमों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। ठीक है, यह किसकी विरहवाणी है? हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है, जिसका सात्विक मर्यादा पूर्ण मात्र परम मनोहर इम्पोर्टेंट है। अगला कथन देखते हैं, पूर्वार्ध में तो प्रेम ही प्रेम है। पूर्वार्ध में तो क्या है? प्रेम ही प्रेम है। मानव जीवन की और उदात्त वृत्तियों का जो कुछ समावेश है वह किसमें है? उत्तरार्ध पक्ष में है। अगर हम मान लेते हैं कि राम पद्मावत का जो पद्मावत की लंबाई इतनी है, तो यहाँ पर जो है आधे से कुछ अधिक, ये शुक्ल जी इसको कह रहे हैं पूर्वार्ध है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? ये पूर्वार्ध है, और पूर्वार्ध को शुक्ल जी कहते हैं कि यह कल्पित है, और ये जो आधे से अधिक वाला भाग है उत्तरार्ध, उत्तरार्ध। और इसमें क्या है? इसकी ऐतिहासिकता का समावेश ऐतिहासिक है। और दूसरी बात यह है कि ये इसमें प्रेम मार्ग का विधान दिखाया गया है। इसमें पूर्वार्ध में तो प्रेम गाथा ही भरी पड़ी है, पूर्वार्ध में प्रेम गाथा ही भरी पड़ी है, परंतु उत्तरार्ध में क्या है? लोक पक्ष का भी विधान है। उत्तरार्ध में क्या दिखाई देता है? लोक पक्ष का भी विधान दिखाई देता है। उत्तरार्ध में लोक पक्ष का विधान दिखाई देता है, जीवन के और अंगों का सन्निवेश दिखाई देता है, लेकिन उतना परिपुष्ट नहीं है, उतना परिपुष्ट होकर के सामने नहीं आता जितना आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में मानते हैं। ठीक है, अगला कथन देखते, पद्मावत श्रृंगार प्रधान काव्य है। सूर्य जी लिखते हैं कि पद्मावत श्रृंगार प्रधान काव्य है, इसी से इसके घटना चक्र के भीतर जीवन दशाओं और मानव संबंधों की वह अनेक रूपता नहीं है जो रामचरितमानस में है। इसमें रामायण की अपेक्षा बहुत मानव दशाओं और संबंधों का रसपूर्ण प्रदर्शन और बहुत कम प्रकार के चरित्रों का समावेश है। इसका मुख्य कारण यह है कि जायसी का लक्ष्य प्रेम पथ का निरूपण है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे कि पद्मावत श्रृंगार प्रधान काव्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसी से इसके घटना चक्र के भीतर जीवन दशाओं और मानव संबंधों की वह अनेक रूपता नहीं है जो रामचरितमानस में है। यहाँ से यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है। और जब रामचरितमानस से तुलना कर रहे हैं पद्मावत की, तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का ही है, विशेष रूप से इसको भी ध्यान में रखेंगे। और वो यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि रामायण में जो अनेक प्रकार की मानव दशाओं और शिशु संबंधों का निर्वाह हुआ है, बहुत अनेक प्रकार के चरित्र हैं, वैसे चरित्र पद्मावत में देखने को नहीं मिलते हैं। इसका कारण ये है जो जायसी का मुख्य लक्ष्य था, जायसी का मुख्य लक्ष्य क्या था? प्रेम पथ का निरूपण करना था, इसीलिए इन चीजों की कमी दिखाई देती। ठीक है, आगे चलते। शुक्ल जी लिखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम सीता के विवाह का जितना विस्तृत वर्णन किया हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम सीता के विवाह का जितना विस्तृत वर्णन किया है, उतना विस्तृत वर्णन जायसी का नहीं है। गोस्वामी जी का रामचरितमानस लोक पक्ष प्रधान काव्य है और जायसी के पद्मावत में व्यक्तिगत प्रेम साधना का पक्ष प्रधान है। यह कथन यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको देखिएगा, यह पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, यह पूछा जा सकता है, इसलिए तैयार रहिएगा, दिसंबर 2025 के लिए हो सकता है पूछ ले। ठीक है, और दूसरी प्रकार इस समय कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत के बारे में सत्य है। तो रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के बारे में कौन कौन से कथन कहे हैं, या रामचरितमानस के बारे में कौन से कथन कहे हैं, तो इन कथनों को पूरे डिटेल से आपको ध्यान में रखना होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत के बारे में क्या क्या कहा हुआ है। ठीक है, पद्मावत के बारे में क्या क्या कहा हुआ है उसको आप लोग ठीक से जानते रहें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगला कथन, लोक संगत आदर्श के प्रति यह पूज्य बुद्धि जायसी को कबीर आदि व्यक्ति पक्ष से ही तक दृष्टि ले जाने वाले साधकों से अलग करती है। इस प्रकार से शुक्ल जी देख रहे हैं कि जो लोक संगत आदर्श हैं, लोक संगत आदर्शों के प्रति एक पूज्य बुद्धि का भाव है जायसी के रचनाओं में। जायसी की रचनाओं में देखने को ये मिलता है कि वह लोक संगत जो आदर्श हैं, जो लोक में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं, वो मान्यताएं कितनी पुरानी है कितनी नहीं, लेकिन जो भी उसमें प्रचलित है लोक संगत आदर्श जो लोक मान्यताएं हैं, जायसी की उसमें आस्था है। जब जायसी को उसमें आस्था है तो इसीलिए कबीर आदि व्यक्ति पक्ष तक ही दृष्टि ले जाने वाले साधकों से उनको अलग कर रही है। यह शुक्ल जी कह रहे हैं कबीर आदि रचनाकारों की अपेक्षा वह जायसी को अधिक महत्व इसलिए लेते हैं क्योंकि कबीर
खंडन मंडन करने वाले थे। वह सारी व्यवस्थाओं को तोड़कर फिर से सृजित करना चाहते थे। उन्होंने तमाम पाखंडों का पर्दाफाश किया, उसका खंडन किया, लेकिन जायसी ने ऐसा न करके लोक संगत आदर्श से सत्य पूज्य बुद्धि का परिचय दिया, उस पर आस्था रखी। इसलिए शुक्ल जी इस प्रकार के कथन का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला कथन हम देखते हैं, इनमें जायसी में गोस्वामी तुलसीदास जी की वह सूक्ष्म अंतर्दृष्टि नहीं है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के बीच संगठित होने वाली अनेक मानसिक अवस्थाओं का विश्लेषण करती है। यह कथन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको विशेष रूप से याद रखेंगे क्योंकि यह पूछा जा सकता है, इसको विशेष रूप से आप ध्यान में दिसंबर के लिए तैयार रखिएगा। इसमें जायसी में गोस्वामी तुलसीदास जी की वह सूक्ष्म अंतर्दृष्टि नहीं है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के बीच संगठित होने वाली अनेक मानसिक अवस्थाओं का विश्लेषण करती है। किताब में ब्रैकेट में जायसी में नहीं लिखा हुआ है, यह मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है। यहाँ लिख देगा इनमें और ब्रैकेट में लिख देगा क्वेश्चन मार्क। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस कथन में इनमें जो ये शब्द प्रयोग हुआ है, इनमें से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इनमें से क्या अभिप्राय है, तो आपको इसमें जायसी मानना है, जायसी को ध्यान में रखें। अगला शुक्ल जी लिखते हैं कि पद्मावत में न तो किसी व्यक्ति के ही स्वभाव का ऐसा प्रदर्शन पाते हैं जिसमें कोई व्यक्तिगत विलक्षणता पूर्ण रूप से लक्षित होती हो, और न किसी वर्ग या समुदाय की ही विशेषताओं का विस्तृत प्रत्यक्षीकरण हमें मिलता है। मनुष्य प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का प्रमाण हमें जायसी प्रबंध के भीतर नहीं मिलता। राम, लक्ष्मण, भरत और परशुराम आदि के चरित्रों में जैसी व्यक्तिगत विशेषताएं तथा कैकेयी, कौशल्या और मंथरा आदि के व्यवहारों में जैसी वर्गगत विशेषताएं गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे सामने रखते हैं, वैसी भिन्न विशेषताएं जायसी अपने पात्रों के द्वारा सामने नहीं लाते। इतना होने पर भी कोई यह नहीं कह सकता कि पद्मावत में मानवीय प्रकृति के चित्रण का अभाव है। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी ऐसा कह रहे हैं कि पद्मावत में कोई किसी व्यक्ति विशेष का कोई ऐसा चरित्र हम नहीं पाते हैं जैसे रामचरितमानस में चरित्रों का सृजन किया गया है। कोई व्यक्तिगत चरित्र भी इस तरह से लक्षित नहीं होता है, कोई वर्गगत विशेषताएं भी इस तरह से लक्षित नहीं होती है जैसे कि पद्मावत में जैसा तुलसीदास के मानस में मिलता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और अगला तुलसीदास जी के समान, यहाँ तुलसीदास जी के समान किसी सर्वांगपूर्ण आदर्श की प्रतिष्ठा का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। रत्नसेन प्रेम का आदर्श है। तुलसीदास जी ने एक सर्वांगपूर्ण आदर्श की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया था, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस में इन सब चीजों का विधान किया। परंतु जो जायसी है उन्होंने तुलसीदास जी के समान किसी सर्वांगपूर्ण आदर्श की प्रतिष्ठा का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया। रत्नसेन प्रेम का आदर्श है और गोरा और बादल वीरता के आदर्श हैं, पर एक साथ ही शांति, वीरता, दया, क्षमा, शील, सौंदर्य और विनय इत्यादि सबका कोई एक आदर्श जायसी के पात्रों में नहीं है। तुलसीदास शुक्ल जी यहाँ पर राम को देख रहे हैं कि उनके अंदर वीरता भी है, धैर्य भी है, विनय भी है, शील भी है, क्षमा भी है, सौंदर्य भी है, सब प्रकार के गुण उनमें समाहित है। तो शुक्ल जी यहाँ कह रहे हैं कि पर एक ही साथ ही शांति, वीरता, दया, क्षमा, शील, सौंदर्य और विनय इत्यादि सबका कोई एक आदर्श जायसी के पात्रों में नहीं है। गोस्वामी जी का लक्ष्य था मनुष्यत्व के सर्वतोमुख उत्कर्ष द्वारा भगवान के लोकपालक स्वरूप का आभास देना। जायसी का लक्ष्य था प्रेम का वह उत्कर्ष दिखाना जिसके द्वारा साधक अपने विशेष अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट कथन है, ये हम आपको विशेष रूप से लगवा दे रहे हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है कौन सा, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। गोस्वामी जी का लक्ष्य था मनुष्य के सर्वतोमुख उत्कर्ष द्वारा भगवान के लोकपालक स्वरूप का आभास देना। जायसी का लक्ष्य था प्रेम का वह उत्कर्ष दिखाना जिसके द्वारा साधक अपने विशेष अभीष्ट की सिद्धि प्राप्त करता है। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक ये दिसंबर 2025 की परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी भी रूप में रहेगा, या तो ऐसे कथन देगा या कॉन्सेप्ट के रूप में पूछेगा। मानस और पद्मावत के अंतर के बारे में पूछ सकता है, शुक्ल जी ने क्या विचार रखे हैं मानस के बारे में या पद्मावत के बारे में, उससे पूछ सकता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखेंगे कि शुक्ल जी किस रचनाकार की किस रचना के बारे में क्या क्या कथन दे रहे।
ठीक है। तो गोस्वामी जी का लक्ष्य था मनुष्यत्व के सर्वतोमुख उत्कर्ष द्वारा भगवान के लोकपालक स्वरूप का आभास देना, और जायसी का लक्ष्य था प्रेम का वह उत्कर्ष दिखाना जिसके द्वारा साधक अपने विशेष अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो शुक्ल जी साथ साथ में भी दिखाते चल रहे हैं कि दोनों रचनाकारों में उनका जो अभिष्ट था, उनका लक्ष्य क्या था, और उस लक्ष्य के अनुसार दोनों ने अपनी रचनाओं का सृजन किया हुआ है। ठीक है। शुक्ल जी का एक कथन और है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार स्थान स्थान पर मनुष्य मात्र में सामान्य पाई जाने वाली अंतर्वृत्ति की झलक दिखाई है, उस प्रकार जायसी ने नहीं। इंपॉर्टेंट कथन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार स्थान स्थान पर मनुष्य मात्र में सामान्यतः पाई जाने वाली अंतर्वृत्ति की झलक दिखाई है, उस प्रकार जायसी ने नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। यह भी पूछा जा सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है। दिसंबर 2025 के लिए आप हर रूप में तैयार रहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार स्थान स्थान पर मनुष्य मात्र में सामान्यतः पाई जाने वाली अंतर्वृत्ति की झलक दिखाई है, उस प्रकार जायसी ने नहीं। तो जायसी और राम तुलसीदास जी में जो भी उनकी रचनाओं में थोड़ा बहुत अंतर है, जो भी अंतर दिखाई दे रहा है शुक्ल जी की अंतर्दृष्टि से, उस अंतर को भी शुक्ल जी यहाँ दिखाते चलते हैं। और ये आज के कथनों, आज के रामचंद्र सूर्य कथनों में से अंतिम कथन है। चरित्र काव्य में अवधी भाषा को ही सफलता हुई और अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रत्न है रामचरितमानस और पद्मावत। चरित्र काव्य में अवधी भाषा को ही सफलता हुई और अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रत्न है रामचरितमानस और पद्मावत। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में हम जायसी के उच्च स्थान का अनुमान कर सकते हैं। ठीक है। यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से नोट करेंगे, याद रखेंगे। यह कथन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। चरित्र काव्य में अवधी भाषा को ही सफलता प्राप्त हुई और अवधी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रत्न है रामचरितमानस और पद्मावत। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में जायसी के उच्च स्थान का अनुमान कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र। कथन आचार्य रामचंद्र। ठीक है। इस प्रकार हम 11वें से लेकर 23वें कथन तक आते हैं और हमने इतने कथनों को देखा। 13 कथनों पर हमने बातचीत की। उसके बाद हम और भी आलोचकों के बहुत महत्वपूर्ण कथनों पर बातचीत करेंगे। इसमें कौन कौन से आलोचक किन किन बातों को कहते हैं। आचार्य हमने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या है पद्मावत पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या है पद्मावत पर, यह हमने देखा। इसके पहले हमने देखा था कि पद्मावत का सारांश क्या है। पद्मावत का सारांश देखा था। पद्मावत का रचना काल देखा था। रचना काल देखा था। और पद्मावत के रचनाकार जो मलिक मोहम्मद जायसी है, के बारे में हमने जाना था। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके गुरु कौन थे, उन्होंने और कौन कौन सी रचनाएं लिखी है और कौन कौन सी रचनाओं की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं के अनुसार, उन सब चीजों को मिलकर से देखा हुआ था। तो ये सब जानने के बाद हमने जाना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इनकी जायसी ग्रंथावली के बारे में हमने पहले से ही बता रखा है। जायसी ग्रंथावली, ठीक है। जायसी ग्रंथावली की भूमिका सबको पढ़नी चाहिए। इसकी भूमिका में उन्होंने जायसी के बारे में और पूरे पद्मावत के बारे में जो भी लिखा हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि अन्य आलोचकों ने, जैसे विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत के बारे में क्या कहा है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत के बारे में क्या कहा है। बच्चन सिंह ने पद्मावत के बारे में क्या कहा है। ठीक है। बच्चन सिंह ने पद्मावत के बारे में क्या कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने पद्मावत के बारे में क्या कहा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने पद्मावत के बारे में क्या कहा है। और भी ऐसे ही अन्य आलोचक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पद्मावत के बारे में अपनी क्या राय रखी है। उन्होंने किसी दूसरे आलोचक के कथन को काटा है या नहीं काटा है, खंडित किया है या नहीं खंडित किया है, उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं, उनकी दृष्टि से पद्मावत की क्या महत्ता है, इस बारे में हम अगली कक्षा में बातचीत करेंगे। लगातार आप इस क्लास से जुड़े रहिए। इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। यूजीसी नेट के सिलेबस में जो भी रचनाएं शामिल हैं यहाँ पर उनके बारे में बातचीत की जाएगी। ठीक है। हमने जो बताया था पद्मावत का प्रकाशन, पद्मावत का रचना काल कब है, 1540 ईस्वी है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, बच्चन सिंह ने लिखा हुआ है 1464 से लेकर के 1542 तक का समय था। जब पद्मावत लिखी गई थी तो दिल्ली का सुल्तान कौन था, शेरशाह सूरी था। इसके बारे में ध्यान देंगे। शेरशाह सूरी था।
शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कुछ पंक्तियां जो है कब लिखी गई थी? 1520 ईस्वी में जायसी ने लिखना शुरू की होगी और अंतिम जाकर के 1540 में समाप्त हुई होगी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी अपने समय के प्रसिद्ध सूफी फकीर थे। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुरु का क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम बताइए किससे उन्होंने दीक्षा ली थी? और ये है जायसी ग्रंथावली जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित की है। संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संवत 1981 मतलब 1924 ईस्वी में उन्होंने इसका संपादन किया हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से हम लगातार पद्मावत के बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद हम 3-4 आलोचकों के बारे में और जानेंगे। पद्मावत के बारे में क्या कहा है, ये कक्षा और होगी। उसके बाद हम दूसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर देखेंगे कि वह कौन सा है, सिलेबस में लगा हुआ है, उस पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। नमस्कार।